Hello everyone, we are going to start the new chapter ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और किरण प्रकाश के बारे में। वेलकम टू द क्लास ऑफ मंगलेश प्रजापति। वी आर गोइंग टू स्टडीज द न्यू चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशिक यंत्र और किरण प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले इसमें देखेंगे आपके की पॉइंट्स में आप पहले इसके बारे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी प्रकाश के परावर्तन और इसके नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद सम डिफिनेशंस यानी कुछ परिभाषाएं, जैसे दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, इमेज क्या है यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र क्या है, और फोकल लेंथ फोकस दूरी क्या है, और फोकस परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करने के पश्चात इसके बाद रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, दर्पण के लिए संबंध स्थापित करेंगे। आर मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब होता है फोकल लेंथ, अर्थात मिरर के लिए आर और एफ में संबंध स्थापित करेंगे। पहले देखते हैं इसमें प्रकाश क्या होता है। लाइट प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जो हमारी आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश को भाषा में लिखेंगे, प्रकाश वह ऊर्जा होता है या ऊर्जा का वह रूप होता है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। जिसका रहता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। फिर इसमें किरण प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों तथा प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाती है, या ऑप्टिक्स ये रे ऑप्टिक्स कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों तथा प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी कहलाती है। फिर कहते प्रकाश पर आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? यानी जब कोई प्रकाश का कोई कांच का कोई समतल कोई प्लेन मिरर दिया गया है, यानी कि समतल दर्पण दिया गया है, समतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी, कोई प्लेन मिरर दिया गया है, जब कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ऐसे आपतित होने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात यानी कि चिकनी चमकदार सतह से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़कर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और ये रेखा किसी की, इस रेखा कहते हैं अभिलंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। जो किरण आपतित होती है उसे कहते हैं आपतित किरण। ये हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण मतलब हो जाएगा इंसिडेंट जो किरण टकरा कर वापस लौट जाती है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, अर्थात रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण और विलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण। आपतित किरण इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मध्य बना कोण आपतन कोण हो जाएगा। इसे थीटा आई से लिखें तो हो जाएगा आपतन कोण थीटा आई, मतलब इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। और परावर्तित किरण अविलंब के बीच बना कोण होता है परावर्तन कोण, इसे लिखें थीटा आर से, हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। यहाँ हो जाएगा इट्स लॉ, यानी कि इसके लॉ में क्या लिखेंगे, लॉज में फर्स्ट हो जाएगा आपका
जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात इंसिडेंट एंगल बराबर क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो यहाँ इसका नियम पहले नियम हो जाएगा कोण थीटा आई इक्वल टू हो जाएगा कोण थीटा आर। सेकंड नियम क्या होता है, सेकंड रूल होता है इसका, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे सेकंड रूल में इंसिडेंट रे कहाँ हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे तथा नॉर्मल जो होता है तीनों एक ही तल में होते हैं। नॉर्मल ये तीनों जो होते हैं सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। पहला दूसरा रूल हो जाएगा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तथा नॉर्मल तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम हो जाएगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम हो जाएगा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका साथ मिरर क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण मिरर क्या होता है। मिरर किसे कहते हैं, उच्च कोटि का पालिश किया हुआ चिकना तल जो प्रकाश को परावर्तित कर सके दर्पण कहलाता है। परिभाषा में लिखेंगे इसके, उच्च कोटि का पालिश किया गया चिकना तल जो प्रकाश को परावर्तित कर सके दर्पण कहलाता है। दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्लेन मिरर, पहला हो जाएगा प्लेन मिरर। सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर दूसरा हो जाएगा स्फेरिकल। प्लेन मिरर मतलब होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण। इसका गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। हो जाएगा पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण, सेकंड हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण नियम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को कहते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। तो दर्पण का बता चुके हैं। इसके बाद प्लेन मिरर किसे कहते हैं, समतल दर्पण। समतल पृष्ठ वाले परावर्तक तल को समतल दर्पण कहा जाता है। समतल पृष्ठ वाले परावर्तक तल को समतल दर्पण कहते हैं। इसका था गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है। इसकी एक सतह पर कांच के खोखले जो कटा हुआ भाग होगा उसकी एक सतह पर परावर्तक तल बना दिया जाता है तथा दूसरी सतह पर पॉलिश करके यानी चांदी कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। गोलीय दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है, इसकी एक सतह को परावर्तक तल बनाया जाता है तथा दूसरी सतह पर पॉलिश करके कलई किया गया तल बनाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है। जब इसके कांच के खोखले गोले कटे हुए भाग के भीतरी सतह पर पॉलिश करते हैं, जब इसके कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के भीतरी सतह पर पॉलिश करते हैं तो बन जाता है उत्तल दर्पण। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। जब कांच के खोखले गोले कटे हुए भाग के बाहरी सतह पर पॉलिश करेंगे तो बन जाता है अवतल दर्पण। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से परिभाषा क्या हो जाएगी, उत्तल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है। जब कांच के खोखले गोले कटे हुए भाग के भीतरी सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तथा ऊपरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। जब कांच के खोखले गोले कटे हुए भाग के बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी जाती है और भीतरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है तो अवतल दर्पण कहलाता है।
इसका मतलब इसमें दर्पण के बाद दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। देखेंगे सम डेफिनेशन रिलेटेड टू मीटर, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू मीटर। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो दर्पण का उत्तर दर्पण कैसे कैसे बनता है? किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है। ये हो जाएगा कोई कांच का गोला। कांच के गोले के जब कटे हुए भाग के ऊपरी स्तर पालिश कर देते हैं तो बन जाता है अवतल दर्पण। जब इसको ऊपरी स्तर पालिश करेंगे तो बन जाएगा अवतल दर्पण। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। इस गोले का जो केंद्र होता है उसे, इस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको C से लिखा जाता है। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। और इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को इस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसको कहते हैं, इसको T से लिखते हैं, इसको C से लिखते हैं। वक्रता केंद्र C को ध्रुव P से मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इस रेखा को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। P मतलब होता है फोर मतलब होता है ध्रुव। प्रिंसिपल एक्सिस होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। C को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र C को ध्रुव P से मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद आता है इसमें दर्पण के परावर्तक तल। ये हो जाएगा M1 तथा M2। परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है दर्पण का द्वारा। ये हो जाएगा M1 M2 हो जाएंगे द्वारा, दर्पण के द्वारा। इसके बाद राशि निकालिए। इसमें ध्रुव किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र क्या होता है? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश कड़ी इस पर आपतित होती है ये होता है परावर्तक तल। ये हो जाएगा परावर्तक तल। बाहरी भाग जो होगा कलई किया जाकर कहलाए। ये हो जाएगा कलई किया गया तल। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको C से लिखते हैं। तो पहली परिभाषा हो जाएगी वक्रता केंद्र। इसका सिंबल होता है C से लिखा जाता है। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से लिखा जाता है। तो हो जाएगा कैपिटल R वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। C हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसका ध्रुव P किसे कहते हैं? तो थर्ड हो जाएगा आपका ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव को लिखा जाता है P से। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका परावर्तक तल। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? फोर्थ हो जाएगा आपका दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक ये होता है M1 M2। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये हो जाएगा परिभाषा इसमें लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जिसका दर्शन मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव P से मिलाने वाली रेखा
दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाते हैं। इसके बाद आता है इसमें मुख्य फोकस क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये हो जाएगा दर्पण का मुख्य फोकस, ये हो जाएगा कैपिटल एफ, इसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है। मुख्य फोकस यहाँ पे हो जाएगा। परिभाषा क्या हो जाएगी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव P के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये हो जाएगा, इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है, ये स्मॉल एफ हो जाएगा। दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव P के मध्य की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। और दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव P के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है, जो हो जाएगा कैपिटल आर। दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे परिभाषा 5, अगली परिभाषा हो जाएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसका छठा हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या। इसके बाद देखेंगे इसमें अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है जिसकी भीतर से बारिश कर देते हैं तथा उस पर परावर्तक तल बना देते हैं तो बन जाता है उत्तल दर्पण। इसके बाद देखेंगे इसमें दर्पण के बाद आरएफ, दर्पण के लिए आरएफ में संबंध स्थापित करेंगे। आरएफ में संबंध स्थापित करने से पहले देखेंगे आर क्या है, इसमें एफ क्या है। आर रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ में आर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ है फोकल लेंथ। अर्थात फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस कर्वेचर क्या होता है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव P के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, अर्थात इसे रेडियस और कर्वेचर भी कहते हैं। इसका आता है फोकल लेंथ क्या होता है, दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, अर्थात फोकल लेंथ कहते हैं इसको। तो आरएफ में संबंध स्थापित करने से पहले आरएफ समझ लेंगे, इसके बाद देखेंगे आरएफ में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। अवतल दर्पण के लिए आर तथा एफ में संबंध रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ फॉर कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण के लिए संबंध स्थापित करने से पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं, अवतल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है। जब कांच के खोखले गोले कटे हुए उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं और भीतरी सतह को परावर्तक कर बना दिया जाता है तो बन जाता है अवतल दर्पण। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ये हो जाएगा M1 M2 हो जाएंगे दर्पण के द्वारा, P हो जाएगा ध्रुव, F हो जाएगा मुख्य फोकस, C हो जाएगा वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित हो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपतित किरण। मान लेंगे AB एक आपतित किरण है, AB आपतित किरण है तथा FB क्या है, परावर्तित किरण है। जब C को B से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अभिलंब। यह विलंब का कार्य करेगा। जब अभिलंब का कार्य करेगा तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, आपतन कोण आ जाएगा I, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण R हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से होता है आपतन कोण से जब परावर्तन कोण के बराबर होता है तो कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम
इक्वल टू हो जाएगा कोण आर के। जब दो समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा काटती है तो रेखांतर कोण बराबर होते हैं। इसमें ये रेखा ये भी रेखा जो है इस सी की रेखा के समांतर है। इस तिर्यक रेखा का है आपकी एफ बी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये आपका विलंब। ये तिर्यक रेखा कौन सी है? सी भी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण आई बन रहा है, ये कोण आई हो जाएगा। और यहाँ पे कोण बन रहा है कोण बी सी एफ, एकांतर कोण है, अर्थात ये कोण बराबर हो जाएगा इसके। दो समांतर रेखाओं या तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो कोण आई इक्वल टू हो जाएगा कोण बी सी एफ के। यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा कोण बी सी एफ के। किसके नियम से हो जाएगा? ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण ये जाएगा एकांतर कोण। जब ये कोण बराबर इसके हो गया, ये कोण बराबर इसके, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर के था और कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के। तब लिखेंगे अतः कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ। ये कोण बराबर इसको हो गया, ये दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो बन जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के दो कोण बराबर होने पर बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, जब दो भुजाएं बराबर होंगी उसके सामने कोण भी बराबर होंगे, तो हो जाएगा कोण, जब कोण बराबर हो गए कौन से? कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। इसके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो हो जाएगा एफ बी बराबर हो जाएगा सी एफ के, एफ बी बराबर सी एफ। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी इसके बाद देखेंगे दर्पण, जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होगा, M1 का M2 अत्यंत छोटे होंगे, तब बिंदु बी जो होगा बिंदु P के निकट होगा। यहाँ देखेंगे जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तब क्या हो जाएगा? तब एफ बी, जो एफ बी लिखा है बिंदु बी बिंदु पी के निकट होगा, तो एफ बी दूरी बराबर हो जाएगा पी एफ के, तो पी एफ इक्वल टू हो जाएगा सी एफ के। जब पी एफ इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसको इस मार्ग से लिखते हैं। और दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव पी तक की दूरी मुख्य त्रिज्या आर होता है, ये आर हो जाएगा। तो हम देखेंगे पी एफ का मान दिया है नहीं दिया, पी से एफ का मान फोकस दूरी दिया गया है, सी एफ का मान नहीं दिया गया, तो सी एफ का मान निकालेंगे। क्योंकि हमको दिया गया टी सी का मान और पी एफ का मान, तो सी एफ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पूरी दूरी में से इतना पी एफ घटा देंगे, अर्थात टी सी माइनस पी एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एफ इक्वल टू टी सी माइनस पी एफ। अब हम जानते हैं दर्पण के मुख्य जो दाईं तरफ की दूरियां ली, दर्पण के मुख्य ध्रुव के दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ की दूरियां पॉजिटिव ले जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियां निगेटिव ले जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? ये दर्पण के ध्रुव से क्या है? बाईं तरफ है, अर्थात फोकस दूरी क्या हो जाएगा? एफ माइनस हो जाएगा, अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस हो जाएगी, तो पी एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ बराबर हो जाएगा पी सी का मान, पी सी हो जाएगा आपके त्रिज्या आर, ये हो जाएगा माइनस आर माइनस पी एफ का मान कितना हो जाएगा? माइनस एफ। अब इसको हल करेंगे, तो माइनस का एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर प्लस एफ। जब माइनस एफ को उधर ले जाएंगे आर को उधर लाएंगे तो आर का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा एफ प्लस एफ, आर इक्वल टू हो जाएगा 2f, एफ बराबर हो जाएगा r/2। यही होता है संबंध आर।